नमस्कार दोस्तों। चित्रलेखा रेडियो कहानी के इस नए वीडियो में आप सभी का दिल से स्वागत है। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और आनंदित होंगे और हमेशा की तरह एक नई कहानी के रोमांच में खो जाने के लिए बेताब होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारे कहानियों के पिटारे से एक ऐसी दास्तान जो आपकी कल्पना को एक अनछुए संसार में ले जाएगी। तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जहां हर मोड़ पर रहस्य, रोमांच और भावनाओं का एक अद्भुत संगम होगा। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं अनाहत, एक जाबाज सिपाही की कहानी जो देश प्रेम और पारिवारिक उलझनों के एक गहरे जाल में फंस जाता है। पल पल सामने खड़ी मुश्किलें और खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश कैसे उसके जीवन को तहस नहस कर देती है। तो चलिए शुरू करते हैं अनाहत की रोमांचक कहानी। कहानी शुरू करने से पहले कृपया चेतावनी पर ध्यान दें। हमारे चैनल पर प्रस्तुत सभी कहानियां और वीडियो पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका उद्देश्य केवल आपका मनोरंजन करना है और इनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। हम किसी भी व्यक्ति, समुदाय, धर्म या जाति की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं रखते हैं। कृपया इन वीडियो को केवल मनोरंजन के रूप में देखें। यदि किसी कहानी या पात्र में कोई समानता पाई जाती है, तो वह केवल एक संयोग है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इन वीडियो को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें और किसी भी प्रकार की गलतफहमी से बचें। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। जमीन पर चारों तरफ खामोशी छाई हुई थी। ऐसी खामोशी कि बस कुछ निशाचरों की हल्की आवाजें ही सुनाई दे रही थी, जैसे जंगल भी अपनी सांसें रोककर किसी खतरे का इंतजार कर रहा हो। दूर पेड़ों के बीच से एक घर की धुंधली सी रोशनी दिख रही थी। टीम के सदस्य चुपचाप, बिना कोई आहट किए, उस घर की तरफ बढ़ने लगे। हर एक कदम सावधानी से उठाया जा रहा था, जैसे जमीन पर नहीं बल्कि कांच पर चल रहे हों। उनके चेहरे गंभीर थे, आंखों में एक दृढ़ निश्चय। उनके हाथों में पकड़ी हुई बंदूकें बता रही थीं कि वो किसी भी स्थिति के लिए तैयार हैं। विक्रम टीम का नेतृत्व कर रहा था। उसकी निगाहें हर तरफ घूम रही थीं, हर छोटी सी हरकत पर नजर रख रही थीं। घर के नजदीक पहुंचते ही उन्होंने अपनी अपनी जगह ले ली। सांसें थमी हुई थीं, बस रेडियो की खड़खड़ाहट सुनाई दे रही थी। और फिर एक धीमी सी आवाज, जैसे किसी ने फुसफुसाते हुए कहा हो, हम पोजीशन पर हैं। अगले ही पल जैसे किसी ने खामोशी का बांध तोड़ दिया हो, चारों तरफ से गोलियां बरसने लगीं। टीम तेजी से घर में घुसी। अंदर का मंजर भयानक था। हर तरफ खून, बारूद की गंध और मौत का सन्नाटा पसरा हुआ था। टीम ने कुशलता से सभी आतंकवादियों को मार गिराया था। विक्रम ने अपनी आवाज में दृढ़ता लाते हुए कहा, रीग्रुप करो। टीम के सदस्य एक जगह इकट्ठा होने लगे। तभी जैसे मौत कहीं छुपी बैठी थी, एक और आतंकवादी, जो शायद कहीं छिपा हुआ था, अचानक गोलियां चलाने लगा। सबने तुरंत मोर्चा संभाला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विक्रम की आंखों के सामने उसका एक साथी, उसका दोस्त, जमीन पर गिर पड़ा। विक्रम ने तेजी से उस आतंकवादी को मार गिराया, लेकिन तब तक उसने अपना एक साथी खो दिया था। उस पल विक्रम के दिल में एक गहरा घाव हो गया। उसे एहसास हुआ कि उसने एक भयानक गलती कर दी थी। उसने घर को अच्छी तरह से जांचने का आदेश नहीं दिया था, ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई और आतंकवादी जिंदा तो नहीं है। बाद में जब घटना की समीक्षा हुई, तो विक्रम को टीम को खतरे में डालने और एक साथी की जान गंवाने का दोषी पाया गया। उस पर आरोप लगाए गए और उसे फील्ड से हटा दिया गया। अब वो उस जंगल से, उस धमाके से, उस चीख से मीलों दूर एक दफ्तर में बैठा था।
गोलियों की जगह टाइपराइटर की खटखट, बारूद की गंध की जगह कागज और स्याही की महक। लेकिन विक्रम की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, एक ऐसी बेचैनी जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। वो फाइलों को घूर रहा था, जैसे उनमें कोई रहस्य छुपा हो, जैसे वो उसे उस रात की सच्चाई बता सकती हो। ये दफ्तर, ये कागज, ये सब कुछ उसे बेमतलब लग रहा था। उसकी रूह अब भी उस जंगल में भटक रही थी, उस धमाके की गूंज में, उस चीख में खोई हुई। रातों को नींद नहीं आती थी, बस वही भयानक मंजर बार बार आंखों के सामने आता रहता था। डॉक्टर्स ने कहा था, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, पीटीएसडी। लेकिन विक्रम जानता था कि ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये एक गहरा घाव था जो उसके दिल में हमेशा रहेगा। एक दिन दफ्तर की इस नीरस दुनिया से कुछ पल के लिए भागने के लिए विक्रम एक पुस्तक मेले में चला गया। मानो सांसों में घुटी हुई हवा से कुछ देर के लिए आजादी पाने की कोशिश कर रहा हो। किताबों के स्टॉल्स के बीच घूमते हुए जैसे किसी खोई हुई चीज की तलाश में हो, उसकी नजर एक स्टॉल पर पड़ी जहां हिंदी क्लासिक्स रखे हुए थे। पुरानी किताबों की वो जानी पहचानी खुशबू जैसे किसी भूले हुए वक़्त की याद दिला रही हो। और वहीं उस स्टॉल के पास उसकी मुलाकात हुई, एक अजनबी से। वो भी उसी किताब को देख रही थी जिसे विक्रम उठाना चाहता था। प्रेमचंद की कहानियों का एक संग्रह। उनके हाथ एक ही वक़्त पर किताब पर पड़े, एक हल्की सी टक्कर हुई। एक पल के लिए दोनों एक दूसरे को देखते रहे, फिर एक हल्की सी हंसी गूंजी। माफ कीजिए, अजनबी ने कहा। उसकी आवाज में एक मधुरता थी। मैंने ध्यान नहीं दिया। कोई बात नहीं, विक्रम ने जवाब दिया, थोड़ा सा मुस्कुराते हुए। दरअसल मैं भी इसी किताब को देख रहा था। ओह, अजनबी ने कहा, थोड़ा सा शर्माते हुए। मुझे प्रेमचंद बहुत पसंद है। मुझे भी, विक्रम ने कहा, खासकर गोदान। एक हल्की सी बहस शुरू हो गई। दोनों अपने अपने पसंदीदा किरदारों और कहानियों के बारे में बात कर रहे थे। कोई नाराजगी नहीं थी, बस एक दोस्ताना मुकाबला था। आखिरकार दोनों ने एक साथ माफी मांगी। विक्रम ने किताब अजनबी को देने का प्रस्ताव रखा। नहीं, आप रख लीजिए, उसने कहा। मैं तो बस यूं ही देख रही थी। नहीं, सच में आप रख लीजिए, विक्रम ने आग्रह किया। और अगर आप चाहें तो हम कहीं बैठकर इस पर थोड़ी और बात कर सकते हैं, कॉफी पर। अजनबी ने थोड़ा सोचा, फिर मुस्कुराकर कहा, जरूर। एक करीबी कैफे में दोनों ने अपना परिचय दिया। विक्रम ने अपना नाम बताया और कहा कि वो एक बैंक में क्लर्क है। अजनबी ने अपना नाम प्रिया बताया और कहा कि वो एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट है। उनकी बातें घंटों तक चलती रहीं, किताबों से शुरू होकर जिंदगी, सपनों और ख्वाहिशों तक पहुंच गई। विक्रम ने अपने बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया, बस इतना कहा कि उसे शांत जगहें और पुरानी किताबें पसंद हैं। प्रिया भी अपने बारे में ज्यादा नहीं बोली, लेकिन उसकी आंखों में एक गहराई थी जो विक्रम को अपनी तरफ खींच रही थी। जब शाम होने लगी तो दोनों को एहसास हुआ कि वक्त कैसे उड़ गया। उन्हें एक दूसरे की संगति अच्छी लगी थी। उन्होंने फोन नंबर एक्सचेंज किए और फिर विदा ली, एक और मुलाकात के वादे के साथ। और फिर मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। कभी किताबों की दुकानों पर, कभी पार्कों में, कभी फिल्मों में। दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताने लगे। विक्रम के लिए ये मुलाकातें एक ताज़ी हवा के झोंके की तरह थीं, उस दफ्तर की नीरस जिंदगी से एक राहत। प्रिया के साथ वक़्त बिताकर वो कुछ देर के लिए अपनी पुरानी यादों को, उस भयानक रात को, अपने दोस्त की चीख को भूल जाता था।
प्रिया ने उसके मन में एक शांति लाई थी, एक ऐसी शांति जो वो बरसों से खोज रहा था। धीरे धीरे उनका रिश्ता गहरा होता गया। वो एक दूसरे के साथ सहज हो गए थे। प्रिया की बातचीत में एक गहराई थी, एक समझदारी जो विक्रम को आकर्षित करती थी। वो उसे अपने जीवन के बारे में बहुत कुछ बताती थी, अपने सपनों के बारे में, अपने परिवार के बारे में। लेकिन विक्रम अपने बारे में बहुत कम बताता था। वो अपने अतीत को एक रहस्य की तरह छिपाए रखना चाहता था, उस दर्दनाक अतीत को जो उसे हमेशा सताता रहता था। एक शाम वे एक पार्क में बैठे थे, किताबें पढ़ रहे थे। अचानक दूर से एक हेलीकॉप्टर की आवाज आई। विक्रम एकदम से चौंक गया, जैसे कोई बिजली का झटका लगा हो। उसकी सांसें तेज हो गईं, उसके हाथ कांपने लगे। प्रिया ने उसे हैरानी से देखा। क्या हुआ? उसने पूछा, चिंता से। विक्रम ने गहरी सांस ली, फिर कहा, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा डर लग रहा है। प्रिया ने उसके हाथ को सहलाते हुए कहा, शांत हो जाओ, सब ठीक है। लेकिन विक्रम शांत नहीं हो रहा था। उस हेलीकॉप्टर की आवाज ने उसके अंदर एक भयानक तूफान खड़ा कर दिया था। वो फिर से उस रात को जी रहा था, उस जंगल को, उस धमाके को, अपने दोस्त की चीख को। वो प्रिया से दूर हट गया, जैसे उससे डर रहा हो। प्रिया ने उसे समझाया, शांत हो जाओ विक्रम, सब ठीक है, कोई खतरा नहीं है। लेकिन विक्रम अपने आप पर काबू नहीं रख पा रहा था। उसका मन उस रात के भयानक सपने में खोया हुआ था। उस रात के बाद विक्रम और प्रिया के बीच एक दूरी आ गई थी। विक्रम उस घटना को प्रिया से छिपा नहीं सकता था, लेकिन वो उसे कैसे बताता, कैसे उसे समझाता कि उसके अंदर क्या चल रहा है। वो समझता था कि अगर उसने प्रिया को सच बताया तो वो डर जाएगी, शायद उसे दूर हो जाएगी। वो नहीं चाहता था कि प्रिया भी उसके अतीत के उन दर्दनाक यादों से डरे। लेकिन वो अकेले इस बोझ को भी नहीं उठा सकता था। वो अकेला ही था, अपने ही अतीत का कैदी। कुछ दिनों तक विक्रम प्रिया से बचता रहा। वो उसके फोन कॉल्स का जवाब नहीं देता था, उससे मिलने से कतराता था। प्रिया परेशान थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। एक दिन वो खुद विक्रम के दफ्तर आ गई। विक्रम अपनी फाइलों में खोया हुआ था। जब उसने देखा कि प्रिया उसके सामने खड़ी है, उसकी आंखों में सवाल थे, चिंता थी और थोड़ी सी नाराजगी भी। क्या बात है विक्रम? प्रिया ने पूछा। उसकी आवाज में एक दर्द था। तुम मुझसे क्यों बच रहे हो? विक्रम ने नजरें झुका ली। वो जानता था कि अब उसे सच बताना होगा, चाहे जो भी हो। उसने गहरी सांस ली और फिर उस रात की कहानी शुरू की, उस जंगल की, उस धमाके की, अपने दोस्त की चीख की। उसने प्रिया को सब कुछ बता दिया, अपने पीटीएसडी के बारे में, अपने अपराध बोध के बारे में, उस बोझ के बारे में जो वो अपने दिल पर ले घूम रहा था। उसकी आवाज भारी हो रही थी, आंखें नम। जब विक्रम अपनी कहानी खत्म कर चुका तो कमरे में एक गहरी खामोशी छा गई। प्रिया की आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से विक्रम का हाथ थामा। मुझे माफ करना, विक्रम ने कहा। उसकी आवाज में एक भारीपन था। मैंने तुम्हें ये सब पहले नहीं बताया। प्रिया ने उसके हाथ को और जोर से पकड़ा। कोई बात नहीं, उसने कहा। उसकी आवाज में सहानुभूति थी। मैं समझती हूँ। उस दिन के बाद विक्रम और प्रिया का रिश्ता और भी गहरा हो गया। विक्रम ने महसूस किया कि उसने अपने दिल का बोझ प्रिया के साथ बांटकर एक बड़ी राहत महसूस की है। प्रिया ने उसे सहारा दिया, उसे समझाया और उसे अपने अतीत का सामना करने में मदद की। उनके रिश्ते में एक नई गहराई आ गई थी, एक ऐसा बंधन जो दर्द और समझदारी से बुना हुआ था।
एक शाम वे उसी पार्क में बैठे थे जहां पहली बार हेलीकॉप्टर की आवाज सुनकर विक्रम परेशान हो गया था। लेकिन आज आसमान साफ था, ये तारे चमक रहे थे और विक्रम के मन में भी एक शांति थी। उसने प्रिया की तरफ देखा। उसकी आंखों में प्यार और कृतज्ञता थी। प्रिया, उसने धीरे से कहा, तुमने मेरी जिंदगी बदल दी है। तुमने मुझे फिर से जीना सिखाया है। प्रिया ने मुस्कुराकर उसका हाथ थामा। और तुमने मेरी, उसने जवाब दिया। एक पल के लिए दोनों खामोश रहे। फिर विक्रम ने कहा, मैं मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। प्रिया की आंखों में चमक आ गई। उसने विक्रम के चेहरे को अपने हाथों में थामा और कहा, मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ विक्रम। उस रात तारों की छांव में दो दिलों ने एक होने का फैसला किया। एक नई शुरुआत का वादा किया। एक ऐसे भविष्य का जो प्यार, समझदारी और एक दूसरे के साथ से भरा होगा। विक्रम के मन में एक अजीब सी कशमकश चल रही थी। प्रिया से प्यार तो वो करता था, बेइंतहा प्यार। लेकिन उस भयानक रात की यादें, उस दोस्त की चीख उसे चैन से जीने नहीं दे रही थी। क्या वो प्रिया को वो खुशी दे पाएगा जिसकी वो हकदार है? क्या उसका अतीत उनके भविष्य पर हावी हो जाएगा? शादी का ख्याल उसे खुश तो करता था, लेकिन साथ ही एक अनजाना सा डर भी पैदा करता था। एक शाम जब वे पार्क में बैठे थे, विक्रम ने अपनी ये बेचैनी प्रिया से साझा की। उसकी आवाज में एक भारीपन था, आंखों में एक उदासी। प्रिया, उसने कहा, मुझे डर लग रहा है। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारे साथ इस रिश्ते के साथ इंसाफ कर पाऊंगा या नहीं। प्रिया ने उसका हाथ थामा। उसकी आंखों में प्यार और विश्वास था। विक्रम, उसने कहा, मैं तुम्हें समझती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए ये आसान नहीं है। लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। सब ठीक हो जाएगा। प्रिया के इन शब्दों ने विक्रम के दिल को छू लिया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर रखा हुआ एक भारी पत्थर हटा दिया हो। उसने प्रिया की आंखों में देखा और उसे एहसास हुआ कि वो अकेला नहीं है। प्रिया उसके साथ है, उसके हर दर्द में, उसकी हर तकलीफ में। और फिर वो दिन आ ही गया। एक सादा सा समारोह, सिर्फ कुछ करीबी दोस्त और रिश्तेदार। कोई बड़ी धूमधाम नहीं, बस दो दिलों का मिलन, एक नए जीवन की शुरुआत। विक्रम और प्रिया का विवाह जैसे अंधेरे के बाद रोशनी का आना था, एक नई उम्मीद का प्रतीक। उन्होंने एक छोटा सा प्यारा सा घर खरीदा। विक्रम के लिए ये सिर्फ एक घर नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत का प्रतीक था। एक ऐसी जगह जहां वो अपने अतीत की परछाइयों से दूर प्रिया के साथ एक नई जिंदगी शुरू कर सकता था। वे दोनों मिलकर घर को सजाते, हंसते खेलते, जैसे उनके जीवन में अब कोई गम नहीं था। विक्रम अपनी डेस्क जॉब में भी खुश रहने की कोशिश कर रहा था। वो जानता था कि फील्ड की जिंदगी अब उसके लिए नहीं है। इसीलिए उसने अपने आप को इस नई जिंदगी में ढालने का फैसला किया। वो रोज दफ्तर जाता, फाइलों पर काम करता, अपने सहकर्मियों से बातें करता और शाम को प्रिया के पास लौट आता, जहां उसे प्यार और सुकून मिलता था। प्रिया एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट थी। वो अपने काम में काफी व्यस्त रहती थी, लेकिन फिर भी विक्रम के लिए वक्त निकाल ही लेती थी। कभी-कभी विक्रम उसे ऑफिस छोड़ देता था और कभी-कभी उसे काम के बोझ के कारण देर रात तक ऑफिस में रुकना पड़ता था। उन दिनों में विक्रम घर का ख्याल रखता था, खाना बनाता, घर की साफ सफाई करता और प्रिया का बेसब्री से इंतजार करता। उसे प्रिया की कमी खलती थी, लेकिन वो जानता था कि उसका काम भी उतना ही जरूरी है।
जब प्रिया देर रात घर लौटती तो विक्रम उसे जगा हुआ मिलता, गरम खाना तैयार और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ। उन पलों में दोनों के बीच का प्यार और भी गहरा हो जाता था। एक दिन विक्रम ने प्रिया को ऑफिस से सरप्राइज देने का फैसला किया। वो शाम को उसके ऑफिस उसे लेने चला गया, लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो उसे बताया गया कि प्रिया ऑफिस में नहीं है। उसने पूछताछ की, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ गई है। पहले तो विक्रम थोड़ा घबराया, लेकिन फिर उसे चिंता होने लगी। उसने तुरंत प्रिया को फोन किया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। विक्रम ने कई बार फोन किया और आखिरकार प्रिया ने फोन उठाया। विक्रम ने उसे सारी बात बताई और प्रिया थोड़ी हैरान रह गई, लेकिन उसने स्थिति को संभाल लिया और बहाना बनाया कि उसके एक दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था और उसे बिना किसी को बताए जल्दी में जाना पड़ा। विक्रम उसकी बात पर विश्वास कर लिया और ज्यादा पूछताछ नहीं की, लेकिन उसके मन में एक छोटा सा शक जरूर रह गया। घर पर विक्रम ने एक छोटा सा ऑफिस स्पेस बनाया था, जहां वो अपनी कुछ जरूरी फाइलें रखता था। उसके टेबल में एक दराज थी, जिसे वो हमेशा ताला लगाकर रखता था। एक दिन जब वो घर आया तो उसने देखा कि दराज का ताला खुला हुआ है। उसे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि वो ताला लगाना कभी नहीं भूलता था। उसने ये भी देखा कि दराज की चाबियां, जो हमेशा उसकी जैकेट की दाहिनी जेब में होती थीं, आज बाईं जेब में थीं। उसने सोचा शायद वो गलती से ताला लगाना भूल गया होगा और इस बात को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। विक्रम का पीटीएसडी अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। कभी-कभी अचानक किसी तेज आवाज से या किसी खास गंध से उसे फिर से उस रात की याद आ जाती थी। उस धमाके की गूंज, उस चीख की गूंज। वो घबरा जाता था, उसकी सांसें तेज हो जाती थीं, उसके हाथ कांपने लगते थे। लेकिन प्रिया हमेशा उसके साथ होती थी, उसे सहारा देने के लिए, उसे शांत करने के लिए। धीरे धीरे विक्रम ने भी महसूस किया कि वो इस मुश्किल वक्त से अकेले नहीं गुजर रहा है। प्रिया का साथ उसे हिम्मत देता था, उसे उम्मीद देता था। कुछ दिनों बाद विक्रम ने देखा कि दराज में रखी कुछ फाइलें उस क्रम में नहीं हैं, जिस क्रम में उसने उन्हें रखा था। अब उसे थोड़ा शक होने लगा। क्या वाकई वो ताला लगाना भूल गया था या फिर कुछ और बात है? वो थोड़ा परेशान हुआ, लेकिन उसने प्रिया से इस बारे में कुछ नहीं कहा। उसे कभी ये ख्याल तक नहीं आया कि प्रिया का इससे कोई लेना देना हो सकता है। वो खुद पर ही शक करने लगा, शायद उसकी याददाश्त कमजोर हो रही है। फिर एक दिन विक्रम ने देखा कि एक जरूरी फाइल गायब है। वो फाइल जिसमें रक्षा मंत्रालय के कुछ बेहद संवेदनशील दस्तावेज थे। वो परेशान हो गया, पूरी दराज छान मारी, लेकिन फाइल कहीं नहीं मिली। उसी दिन दफ्तर में एक और बुरी घटना हुई। विक्रम का एक सहकर्मी, जो उसके काफी करीब था, मृत पाया गया। दफ्तर में हड़कंप मच गया। पुलिस आ गई, जांच शुरू हो गई। विक्रम को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। क्या फाइल का गायब होना और उसके सहकर्मी की मौत दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? उसे लगने लगा कि वो किसी गहरी साजिश में फंस गया है। उस रात विक्रम को नींद नहीं आई। वो सोचता रहा, क्या वो सचमुच किसी खतरनाक खेल का हिस्सा बन गया है? क्या उसकी जिंदगी अब खतरे में है? उस फोन कॉल ने उसके मन में एक डर पैदा कर दिया था, एक ऐसा डर जो उसे पूरी तरह से घेर रहा था। अगले दिन विक्रम दफ्तर नहीं गया। उसने घर से ही कुछ काम निपटाने की कोशिश की, लेकिन उसका मन अशांत था।
वो लगातार अपने घर के दरवाजे की तरफ देख रहा था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। उसे लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है, कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। फिर अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। विक्रम चौंक गया। उसने धीरे से झरोखे से बाहर देखा। दो पुलिस वाले उसके घर के सामने खड़े थे। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वो समझ गया कि अब वो मुसीबत में फंस गया है। पुलिस ने उसके घर का दरवाजा जोर से खटखटाया। विक्रम ने धीरे से प्रिया की तरफ देखा, जो उसके चेहरे पर पड़े डर को देखकर घबरा गई थी। विक्रम ने गहरी सांस ली और दरवाजा खोला। विक्रम सिंह? पुलिस वाले ने सख्त आवाज में पूछा। हाँ, मैं ही हूं, विक्रम ने जवाब दिया। उसकी आवाज थरथरा रही थी। आपको पुलिस स्टेशन चलना होगा, पुलिस वाले ने कहा और बिना कुछ बोले विक्रम को अपने साथ ले गए। प्रिया चीखते हुए उनके पीछे पीछे दौड़ी, लेकिन पुलिस वालों ने उसे रोक दिया। विक्रम ने पीछे मुड़कर देखा। प्रिया की आंखों में आंसू थे। वो बेबस सी लग रही थी। विक्रम जानता था कि ये शायद उनकी आखिरी मुलाकात थी। पुलिस स्टेशन में विक्रम को अलग अलग कमरों में ले जाकर पूछताछ की गई, धमकाया गया। उन्हें सबूत मिले थे, कुछ ऐसे सबूत जो विक्रम को इस मामले में सीधे तौर पर शामिल कर रहे थे। विक्रम समझ गया कि वो फंस गया है, एक ऐसे जाल में फंस गया है जिससे निकलना अब नामुमकिन सा लग रहा था। उसे उस गायब हुई फाइल की याद आई, रक्षा मंत्रालय के बेहद संवेदनशील दस्तावेज जो अब शायद उसके खिलाफ इस्तेमाल किए जा रहे थे। उसे अपने सहकर्मी की मौत का भी ख्याल आया। क्या वो भी साजिश का शिकार था? क्या उसे इसलिए मारा गया क्योंकि वो कुछ जानता था? विक्रम को एक पल के लिए लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन तभी उसके अंदर की वो पुरानी ट्रेनिंग, वो बरसों की मेहनत, वो हर पल चौकन्ना रहने की आदत फिर से जाग उठी। उसके दिमाग में एक ही बात गूंज रही थी, ये सब एक साजिश है और उसे फंसाया जा रहा है। उसे जवाब ढूंढने होंगे, अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी। उसे प्रिया के लिए, अपने लिए और उस सच्चाई के लिए लड़ना होगा जिस पर उसे विश्वास था। पूछताछ के दौरान पुलिस वाले की नजरें हटते ही विक्रम तेजी से उठा और एक दरवाजे से बाहर निकल गया। वो जानता था कि अब उसे पुलिस से छुपना होगा, लेकिन ये उसकी आखिरी उम्मीद थी। उसे अपनी बेगुनाही साबित करनी थी और ऐसा करने के लिए उसे कुछ वक़्त के लिए कानून से दूर रहकर अपनी रणनीति बनानी थी। विक्रम किसी तरह पुलिस की गिरफ्त से बच निकला था, लेकिन उसे पता था कि वो ज़्यादा देर ऐसे भाग नहीं सकता। पुलिस अब उसे हर नुक्कड़, चौराहे और रास्ते पर ढूंढ रही होगी। वो सावधानी से आगे बढ़ रहा था। उसकी बरसों की ट्रेनिंग, जो कई दिनों से प्रसुप्त थी, अब सक्रिय हो गई थी। उसे जल्दी कहीं छुपना था ताकि वो अपनी अगली योजना बना सके। हर कदम पर उसके दिमाग में यही सवाल गूंज रहा था कि इस सब के पीछे किसका हाथ हो सकता है और वो अब कैसे इस साजिश का पर्दाफाश करेगा, कैसे अपनी बेगुनाही साबित करेगा और कैसे इस खतरनाक खेल से बाहर निकलेगा। शहर की सीमा पार करते ही विक्रम ने खुद को झुग्गी झोपड़ियों के एक इलाके में पाया। वहां एक तार पर कुछ कपड़े सूखने के लिए डाले हुए थे। बिना एक पल गवाए विक्रम ने जल्दी से एक शर्ट और एक टोपी उठाई। शर्ट के हुलिये से मालूम हो रहा था कि वह किसी दिहाड़ी करने वाले के कपड़े थे। शर्ट का रंग पूरी तरह उड़ चुका था, जो विक्रम के लिए उपयुक्त था ताकि वह भीड़ में आसानी से गुम हो सके। उसने अपनी टोपी को नीचे खींचा ताकि उसका चेहरा छुप जाए। अब वह थोड़ा आश्वस्त होकर आगे बढ़ने लगा। विक्रम ने अपने जूते और मोजे उतारे और उन्हें
एक गंदे गटर में फेंक दिया। उसने अपने हाथों और चेहरे पर थोड़ी मिट्टी लगा दी ताकि उसे कोई आसानी से पहचान न ले। फिर वो एक साए की तरह अंधेरी गलियों में घुस गया। चारों ओर सन्नाटा था। उसने देखा कि एक पुरानी छप्पर वाली झोपड़ी जो बाकी झोपड़ों से दूर और अलग जगह बनी थी। उसने सावधानी से झोपड़ी के अंदर देखा। अंदर कोई नहीं था। वो तुरंत अंदर घुस गया और उसने एक टूटी हुई कुर्सी उठाई और झोपड़ी के दरवाजे के सामने रख दी और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। झोपड़ी अंदर से धूल से भरी हुई थी, लेकिन विक्रम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे बस छिपने की जगह चाहिए थी और यह जगह उसके लिए पर्याप्त थी। उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल था, अब क्या? वो अकेला था, पुलिस उसकी तलाश में थी और उसके पास कोई नहीं था जिस पर वो भरोसा कर सके। वो झोपड़ी के एक कोने में बैठा था। प्रिया के ख्याल उसके दिमाग में घूम रहे थे। उसका क्या हुआ होगा? क्या पुलिस उसे भी ले गई होगी? या फिर जिन लोगों ने उसके साथ ये सब किया, उन्होंने उसे कुछ किया होगा? ये सोचकर विक्रम बेचैन हो उठा। डर उसके दिल पर हावी हो गया। उसे प्रिया की सुरक्षा की चिंता सताने लगी। उस समय उसके मन में तुरंत लौटने का ख्याल आया। उसने सोचा कि वो एक बार अपनी प्रिया को देख ले। उसने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए और वो रुक गया। लेकिन तभी उसके अंदर का वो जासूस, वो प्रशिक्षित सैनिक फिर से जाग उठा। डर की जगह अब विश्लेषण ने ले ली। वो उन सभी घटनाओं के बारे में सोचने लगा जो हुई थीं। एक एक कड़ी को जोड़ने की कोशिश करने लगा। ये समझने की कोशिश करने लगा कि आखिर हो क्या रहा है। धीरे धीरे उसे कुछ याद आने लगा। कुछ बातें, कुछ संकेत, कुछ ऐसे तथ्य जो उसने पहले नजरअंदाज कर दिए थे। उसे याद आया कि उसके एक सहकर्मी राहुल अक्सर गुप्त फोन कॉल करता था और हमेशा जल्दी जल्दी बात करता था। राहुल अक्सर देर रात तक ऑफिस में रहता था और अक्सर गुप्त बैठकें करता था। क्या राहुल इस साजिश का हिस्सा था? राहुल अक्सर विदेश यात्राओं पर जाता था और हमेशा महंगे उपहार लेकर आता था। उसके जीवन शैली में अचानक बहुत सुधार हुआ था। क्या इन यात्राओं का कोई संबंध उस गायब हुई फाइल से था? क्या राहुल इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड था? विक्रम ने अपने दिमाग में एक योजना बनाने की कोशिश की। उसे पता था कि वो अकेला नहीं लड़ सकता। उसे मदद की जरूरत थी, लेकिन किसे विश्वास करे? कबीर पर भरोसा तो था, लेकिन वो भी खतरे में पड़ सकता था। कबीर वो विक्रम के पुराने दिनों का साथी, जब वो फील्ड ऑपरेशंस में हुआ करता था। दोनों ने कई खतरनाक मिशन साथ में किए थे, एक दूसरे की जान भी बचाई थी। कबीर एक कुशल मैकेनिक होने के साथ साथ एक तेज दिमाग वाला इंसान भी था जो मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी रास्ता निकाल लेता था। विक्रम जानता था कि अगर उसे किसी पर भरोसा करना है तो वो कबीर ही है। लेकिन उसे ये भी पता था कि अगर पुलिस को पता चल गया कि कबीर उसकी मदद कर रहा है तो वो भी खतरे में पड़ जाएगा। विक्रम को एक ऐसा रास्ता खोजना था जो उसे सुरक्षित रखे और साथ ही साथ उसे सच्चाई तक पहुंचाए। घंटों बीत गए, लेकिन विक्रम सो नहीं पाया। वो सोचता रहा, योजना बनाता रहा और अपने अगले कदम का फैसला करने की कोशिश करता रहा। वो जानता था कि ये सिर्फ शुरुआत है, एक लंबी और खतरनाक लड़ाई की शुरुआत। और इस लड़ाई में उसे हर पल सतर्क रहना होगा, हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। सुबह की पहली किरणें झोपड़ी की दरारों से अंदर झांकने लगी। विक्रम जानता था कि उसे अब यहाँ से निकलना होगा। ये जगह ज्यादा देर तक सुरक्षित नहीं रहेगी। उसे कबीर से संपर्क करना था, लेकिन कैसे? उसके पास फोन नहीं था और वो सीधे कबीर के गैराज नहीं जा सकता था। पुलिस वहां जरूर नजर रख रही होगी। तभी उसे एक विचार आया।
कबीर ने उसे एक बार बताया था कि अगर कभी कोई इमरजेंसी हो तो वो शहर के पुराने बाजार में चाचा की चाय की दुकान पर संपर्क कर सकता है। चाचा कबीर के पुराने दोस्त थे और उन पर भरोसा किया जा सकता था। विक्रम ने झोपड़ी से बाहर झांका। चारों तरफ सन्नाटा था। उसने सावधानी से दरवाजा खोला और बाहर निकल आया। वो झुग्गी झोपड़ियों की तंग गलियों से होता हुआ शहर की ओर चल पड़ा। उसे डर था कि कोई उसे देख न ले, इसलिए वो ज्यादातर गलियों और पीछे के रास्तों से ही जा रहा था। काफी देर पैदल चलने के बाद विक्रम शहर के पुराने बाजार में पहुंचा। बाजार अभी खुल ही रहा था और कुछ दुकानें खुलनी शुरू हो गई थीं। उसने चाचा की चाय की दुकान की तलाश शुरू की। थोड़ी देर बाद उसे एक छोटी सी पुरानी चाय की दुकान दिखाई दी, जिसके बाहर एक बोर्ड पर लिखा था चाचा की चाय। विक्रम दुकान के अंदर गया। अंदर कुछ लोग बैठे चाय पी रहे थे। उसने एक बूढ़े आदमी को काउंटर पर बैठे देखा, जो शायद चाचा ही थे। विक्रम उनके पास गया और धीरे से कहा, चाय ऐसे देना जैसे खौलता लावा। बूढ़े आदमी ने विक्रम को ध्यान से देखा। उसकी आंखों में एक पल के लिए शक आया, लेकिन फिर वो समझ गए। उन्होंने विक्रम को दुकान के पीछे बने एक छोटे से कमरे में जाने का इशारा किया। कमरे में पहुंचते ही विक्रम हैरान रह गया। वहां पहले से ही एक आदमी बैठा हुआ था। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो कबीर था। कबीर, विक्रम ने आश्चर्य से कहा। कबीर मुस्कुराया। जब मुझे पता चला कि पुलिस तुम्हारे पीछे है, कबीर ने जवाब दिया। एक पुराने दोस्त ने मुझे कल रात ही बता दिया था। मुझे पता था कि तुम यहाँ एक बार तो जरूर आओगे। विक्रम थोड़ा शांत हुआ। क्या तुम्हें क्या तुम्हें प्रिया के बारे में कुछ पता है? उसने पूछा। उसकी आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। कबीर का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। मैं देखने गया था, उसने कहा। पुलिस तुम्हारे घर के बाहर पहरा दे रही है। मैं दूर से ही देख पाया कि प्रिया अंदर थी। ये सुनकर विक्रम को थोड़ी राहत मिली। कम से कम वो ठीक तो है। पुलिस का पहरा होने का मतलब है कि जो लोग उसके पीछे पड़े हैं, उनसे तो वो सुरक्षित है। शुक्र है, विक्रम ने धीरे से कहा। कबीर ने विक्रम के कंधे पर हाथ रखा। चिंता मत करो विक्रम, हम उसे भी इस सबसे बाहर निकालेंगे। लेकिन पहले हमें यहाँ से कहीं सुरक्षित जगह चलना होगा। यहाँ ज्यादा देर तक रहना ठीक नहीं है। तुम सही कह रहे हो, विक्रम ने कहा। हमें अपनी अगली योजना बनाने के लिए कुछ समय और संसाधनों की जरूरत है। अब बताओ विक्रम, कबीर ने कहा, उस फाइल में क्या था? विक्रम ने कबीर को रक्षा मंत्रालय के उन बेहद संवेदनशील दस्तावेजों के बारे में बताया जो गायब थे। उसने बताया कि अगर वो दस्तावेज गलत हाथों में पड़ गए तो देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। कबीर गंभीर हो गया। ये तो बहुत बड़ी बात है, उसने कहा। हमें जल्द से जल्द उन दस्तावेजों को ढूंढना होगा। मुझे लगता है कि मेरे एक सहकर्मी का हाथ है इसमें, विक्रम ने कहा। मैंने उसे कुछ दिनों से अजीब हरकतें करते देखा था। कौन? कबीर ने पूछा। राहुल, विक्रम ने जवाब दिया। वो अक्सर गुप्त फोन कॉल करता था, देर रात तक ऑफिस में रहता था और गुप्त बैठकें करता था, और हाल ही में उसकी जीवन शैली में भी काफी बदलाव आया है। महंगे उपहार, विदेश यात्राएं। कबीर ने ध्यान से सुना। राहुल, उसने कहा, अगर वो सच में इस साजिश में शामिल है तो इतनी लापरवाही से अपनी जीवन शैली बदलना समझ में नहीं आता। ये बहुत जोखिम भरा है। शायद कोई और वजह हो, लेकिन हाँ, तुम्हारी बात में दम है। हमें हर पहलू पर ध्यान देना होगा। मुझे भी पहले शक नहीं था, विक्रम ने कहा, लेकिन अब मुझे लगता है
कि उसके अलावा कोई और नहीं हो सकता। ठीक है, कबीर ने कहा। जब हम फार्म हाउस पहुंच जाएंगे तो हम इस बारे में और बात करेंगे। हमें एक योजना बनानी होगी। शहर से बाहर निकलते ही कबीर ने वैन की गति थोड़ी बढ़ा दी। अब वे सुनसान सड़कों पर थे जहां दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। रास्ते भर दोनों खामोश रहे। विक्रम खिड़की से बाहर देखता रहा। उसका दिमाग विचारों के बवंडर में फंसा हुआ था। उसे प्रिया की चिंता सता रही थी। साथ ही राहुल पर शक भी गहराता जा रहा था। क्या वाकई राहुल इस सब के पीछे था? और अगर ऐसा है तो उसका मकसद क्या था? कुछ घंटों की यात्रा के बाद कबीर ने वैन एक कच्चे रास्ते पर मोड़ दी। रास्ता घने पेड़ों और झाड़ियों से घिरा हुआ था। थोड़ी दूर चलने के बाद एक पुराना एकाकी फार्म हाउस नजर आया। फार्म हाउस काफी जर्जर हालत में था, लेकिन कबीर ने बताया कि अंदर रहने लायक है। दोनों वैन से उतरे। कबीर ने फार्म हाउस का दरवाजा खोला और वे अंदर चले गए। अंदर काफी धूल मिट्टी थी, लेकिन साफ सफाई करने के बाद ये जगह रहने लायक बन सकती थी। ये जगह कुछ दिनों के लिए ठीक है, कबीर ने कहा। यहाँ कोई हमें ढूंढ नहीं पाएगा। विक्रम ने चारों तरफ देखा। फार्म हाउस सच में काफी सुनसान जगह पर था। दूर दूर तक कोई घर या बस्ती नजर नहीं आ रही थी। तुमने ये जगह कब ली थी? विक्रम ने पूछा। ये मेरे एक पुराने दोस्त की है, कबीर ने जवाब दिया। वो काफी समय से यहाँ नहीं रहता। उसने मुझे बताया था कि अगर कभी जरूरत पड़े तो मैं इसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। शुक्र है तुम्हारा कोई दोस्त ऐसा भी है, विक्रम ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। कबीर भी मुस्कुराया। अब हमें आराम करना चाहिए, उसने कहा। रात काफी हो चुकी है। सुबह हम आगे की योजना बनाएंगे। विक्रम और कबीर फार्म हाउस के अंदर चले गए। थकावट के बावजूद विक्रम की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो अभी भी सोच रहा था, योजना बना रहा था और उस साजिश का पर्दाफाश करने के लिए बेचैन था जिसने उसकी जिंदगी बदल दी थी। और यहीं पर समाप्त होता है अनाहत का यह पहला भाग। आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या आप भी विक्रम और कबीर के साथ इस षड्यंत्र की सच्चाई जानने के लिए उत्सुक हैं? क्या प्रिया सुरक्षित होगी? और क्या विक्रम उससे दोबारा मिल पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी अगली रोमांचक कहानियों की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अनाहत के दूसरे भाग में जल्द ही मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार और अलविदा।